वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम गंगा नदी, इसका बहाव क्षेत्र और पंचप्रयाग को समझेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और इसके बहाव क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ इस पर आकर मिली और उनके संगम से जो प्रयाग बने, उन्हीं 5 प्रयागों की बात करेंगे। साथ में गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं और साथ में इसके साथ कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं जुड़ी हुई है, उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका जो उद्गम है दोस्तों, वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड जो राज्य है और वहाँ पर एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो उद्गम हो रहा है किस नदी का? गंगा नदी का। हालांकि जो गंगोत्री से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता। गंगोत्री से जब ये नदी निकलती है, ये जो ग्लेशियर है, मान लो ये ग्लेशियर का नाम हमने दे दिया गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री से जब ये नदी निकली तो इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है भागीरथी नदी। इसका नाम क्या है? ये है भागीरथी नदी। कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। मतलब शुरू में इसका नाम क्या है? गंगा नदी ना होकर क्या नाम है? भागीरथी नदी। क्या नाम देंगे इसको? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो कहीं ना कहीं इस भागीरथी नदी का संबंध गंगा नदी से है, तभी हम गंगा को कहाँ से निकलता हुआ मानते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद उत्तराखंड में एक और जगह है केदारनाथ। क्या नाम है? कौन से नाथ है? केदारनाथ। तो केदारनाथ और एक और जगह है बद्रीनाथ। एक और जगह का क्या नाम है? बद्रीनाथ। तो एक तो हो गया बद्रीनाथ, एक हो गया केदारनाथ। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी कि गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसको एज इट इज मैप को दिमाग में रखना है। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री से जो नदी निकली उसका नाम रख दिया हमने भागीरथी, और केदारनाथ से एक और नदी निकलेगी जिसका नाम हम रखेंगे मंदाकिनी नदी। क्या नाम रखेंगे? मंदाकिनी नदी। तो इससे एक और नदी निकली जिसका नाम हमने क्या रखा? मंदाकिनी। गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी। अब बद्रीनाथ से एक और नदी इसमें निकलेगी, और बद्रीनाथ से जब इसमें नदी निकलेगी उस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी। इसको मैं यहां लिख देता हूं, अलकनंदा नदी। ये मंदाकिनी नदी हो गई, ये भागीरथी नदी हो गई, और ये अलकनंदा नदी हो गई। तो गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा। अब क्या है, किस तरह है, वो इसको समझेंगे। तो बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी निकलती है, तो इस नदी में एक नदी आकर मिलती है जो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर मैंने बोला? संतोपत ग्लेशियर। कौन सा गत? संतोपत। तो यहां पर मैं ग्लेशियर बनाता हूं। ये जो ग्लेशियर है इसका नाम है क्या? संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी और अलकनंदा नदी में आकर मिलेगी, और उस नदी को हम बोलेंगे धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। तो ये जो नदी है, ये नाम इसके पीछे क्या आ रहा है? गंगा, और गंगा में जाकर ये मिलेगी, अभी देखते हैं। पर ये धौली गंगा है। कहाँ से निकली? संतोपत ग्लेशियर से निकली, और अलकनंदा नदी में जहां पर आकर ये नदी मिलती है, कहां पर आकर मिलती है? यहां पर। तो ये नदी जब आकर इसमें मिली, कौन सी नदी इसमें आकर मिली? धौली गंगा नदी अलकनंदा में आकर मिली। तो
तो ये जो जगह है, ये जो जगह है जहां पर दो नदियां संगम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। तो एक प्रयाग का निर्माण पंच प्रयाग में यहां हो जाता है, जो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। तो टॉप पर कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। सबसे टॉप पर कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। अब उसके बाद धौली गंगा के बाद एक और नदी कहीं से आकर इसमें मिलती है, जिसको हम बोलेंगे नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी भी आकर इसमें मिल गई। तो नंदाकिनी आकर भी इसमें मिली, तो ये भी क्या है? एक संगम हुआ। और संगम जब दो नदियों का होता है तो वहां पर क्या निर्माण होता है? प्रयाग। तो ये मिल रही है इसमें कौन सी नदी? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी नदी इसमें मिली तो इसका नाम आसान हो गया, नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। तो ये जो प्रयाग है नंद प्रयाग, पहले विष्णु प्रयाग फिर नंद प्रयाग, तो ये हो गया नंद प्रयाग। अब उसके बाद एक नदी इसमें आकर मिलेगी, वो है पिंडार गंगा। कौन सी गंगा? पिंडार गंगा। ये भी कहां से आती है? संतोपत ग्लेशियर से आती है। ये नदी भी कहां से आएगी? संतोपत ग्लेशियर से निकलेगी और आकर कौन सी नदी में मिलेगी दोस्तों? अलकनंदा नदी में आकर मिलेगी। और अलकनंदा पर मिली तो फिर से एक और प्रयाग का निर्माण होगा, जिसको बोलेंगे हम कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो विष्णु नंद कर्ण, विष्णु नंद कर्ण। उसके बाद मंदाकिनी नदी किस में मिल रही है? अलकनंदा में मिल रही है। तो यहां पर भी एक प्रयाग होना चाहिए, यहां पर भी एक प्रयाग होना चाहिए, जो का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। कितने प्रयाग हो गए? 4 हो गए। विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी द्वारा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। और भागीरथी भी आकर किस में मिल रही है? अलकनंदा नदी में। तो यहां पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा, जिसको हम बोलेंगे देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग दोस्तों? देव प्रयाग। देव प्रयाग। तो यहां पर अब ये नदी आगे बढ़ेगी, भागीरथी और अलकनंदा नदी, और आगे बढ़ के जो ये शाखा जाएगी, इस शाखा को ही बोला जाता है गंगा नदी। तो इतनी सारी रामायण के बाद किसका निर्माण हो रहा है? गंगा नदी का। अब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आ रही थी। भागीरथी नदी कहां से आ रही थी? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आने के कारण इसको गंगा नदी का जो उद्गम, क्योंकि भागीरथी से ही आगे चल के गंगा नदी बन रही है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? गंगा नदी का। कौन से ग्लेशियर से होता है? गंगा नदी का। तो ये जो पांचों प्रयाग है, हालांकि जब दो नदियां संगम कर रही है, जब दो नदियों का संगम है, कितनी नदियों का संगम है दोस्तों? 2 नदियों का। तो 2 नदी जब संगम कर रही है तो क्या बन रहा है? प्रयाग। प्रयाग। और जब 3 नदी संगम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। बहुत पवित्र जगहों में से इनको माना जाता है, और इन्हीं के किनारे पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसीलिए तो उत्तराखंड में लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि एक साधु महात्मा भी जब तपस्या करने जाता है तो ऐसी जगह पे जाता है जहां पर उसको एक नेचुरल पीस मिले, उसको ध्यान तपस्या करने में आसानी हो। अब ऐसा देखा गया है कि जो साधु महात्मा है उनकी भूमि है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी पवित्र ऐसी जगह है, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 5 प्रयागों को हमें ध्यान रखना है कि 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदी के संगम से कौन कौन सा प्रयाग बना है। तो ये 5 प्रयाग है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि ये 5 प्रयाग याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए कुछ अपन इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो विष्णु प्रयाग से वी ले लिया, ये ले लिया वी। नंदाकिनी नदी से बनने वाला प्रयाग नंद प्रयाग, जिसका एन ले लेते हैं। उसके बाद कर्ण प्रयाग का के, रुद्र प्रयाग का आर और देव प्रयाग का डी।
तो VNKRD। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि VNKRD। तो कभी कभी एग्जामों में इनका जो सीक्वेंस है वो पूछ लिया जाता है, VNKRD। तो यहाँ पे V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, विष्णु प्रयाग को। विष्णु प्रयाग को रिप्रेजेंट कर रहा है V। और विष्णु प्रयाग जो है ये कौन कौन सी नदी के संगम से बना है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक विष्णु प्रयाग जो है ये कौन सी गंगा है, धौली गंगा। और कौन सी नदी में आकर मिल रही है, अलकनंदा नदी में आकर मिल रही है। तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम से, तो ये तो हो गया अलकनंदा, और इसमें जो मिल रही है वो मिल रही है धौली गंगा। धौली गंगा, तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम से कौन सा बना, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बना। तो विष्णु प्रयाग जो बना वो अलकनंदा और धौली गंगा। अब यहां पे चीज ये ध्यान रखनी है कि अलकनंदा तो सब में कॉमन है, तो अगर ऑप्शन वाले प्रश्न रहेंगे तो अलकनंदा नहीं हुआ तो पंचप्रयाग नहीं बनेगा। तो अलकनंदा तो सब में कॉमन है। अब साथ में अलकनंदा नदी सब में आ रही है, देखो सारे प्रयाग में, क्योंकि सभी नदियां इसमें आके मिलती है, तो यहीं से प्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो ये तो हमें ध्यान रखना है, पर बाकी नदियां कैसे याद रखेंगे। नंद प्रयाग तो नंदाकिनी, ये सिंपल है क्योंकि उसी के नाम पर है, नंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग जो बन रहा है, कर्ण प्रयाग जो बन रहा है ये अच्छा, इस नदी का नाम अपन ने लिखा नहीं क्या, ये पिंडार गंगा। ये जो नदी है ये है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा कहां से निकल रहा है, ये भी संतोपत ग्लेशियर से निकल रहा है। तो पिंडार गंगा याद रखना, पिंडार गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, इस तरह से ध्यान रखना। तो पिंडार गंगा, पिंडार गंगा, तो ये कर्ण प्रयाग बन गया। पिंडार गंगा किसमें मिल रही है, अलकनंदा में। उसके बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी आके किसमें मिल रही है, अलकनंदा में। तो ये मंदाकिनी आई और अलकनंदा में मिली, तो मंदाकिनी नदी। उसी तरह देवप्रयाग, जो देवप्रयाग है वो कैसे बना, गंगोत्री से निकलने वाली जो भागीरथी नदी है वो आकर मिलती है अलकनंदा में, तो ये है भागीरथी नदी। तो इस तरह से VNKRD एक तरह से इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो सारे प्रयागों की चर्चा करी हमने। तो नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये सब नदियां जो, और इन प्रयागों के बाद जो नदी बनकर बाहर आती है वो जो नदी है वो है गंगा नदी। अब गंगा नदी का बहाव क्षेत्र और आगे देखते हैं कि उसके बाद गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इसका गंगा नदी का बहाव क्षेत्र। तो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र हम देखें तो गंगा नदी हमने ये तो देख लिया कि ये जब आगे चलती है तो बहुत सारे राज्यों में ये बहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तराखंड से निकली है। तो उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे करके ये आगे बढ़ती है। ऐसे करके ये नदी आगे बढ़ती है। तो कौन कौन से क्षेत्र में ये बह रही है, तो इसको हम देखते हैं। तो पहला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये बही। उत्तराखंड के बाद ये बहती है उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। जिस प्रदेश के पास सब चीज का उत्तर है वो कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार, में, और ये बहती है झारखंड में उसके बाद। हालांकि झारखंड में इसका न्यूनतम क्षेत्र है। और उसके बाद ये पश्चिम
पश्चिम बंगाल में ये बहती है। तो ये जो 5 राज्य हैं इसमें बहती है। इसमें जो सर्वाधिक बहाव क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक बहाव क्षेत्र। और न्यूनतम जो बहाव क्षेत्र है, न्यूनतम बहाव क्षेत्र वो है झारखंड में। झारखंड में इसका न्यूनतम बहाव क्षेत्र है। और इसी नदी के किनारे इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जगह है जो इसके किनारे पर बसी हुई है। उसका नाम भी हम यहीं पे देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो 2 जगह है, ऋषिकेश और हरिद्वार। एक तो क्या नाम है, कौन सा केश, ऋषिकेश, और एक है हरिद्वार। कौन सा द्वार, किसका द्वार, हरि का द्वार। तो ऋषिकेश और हरिद्वार, क्योंकि जब हमने भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा था तो द्वार और दून में अंतर देखा था कि द्वार किसको कहा जाता है, दून किसको कहा जाता है। जो घाटियां हैं हिमालय में उनको द्वार और दून की श्रेणी में रखा जाता है, तो वो हमने देखा था। तो इसीलिए ये हरिद्वार। तो हरिद्वार और ऋषिकेश किसके किनारे हैं, इस गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है ये दोस्तों, गंगा नदी। गंगा नदी, इसके किनारे पर 2 जगह हमने देखी, ऋषिकेश और हरिद्वार। उसी तरह यूपी में 3 जगह हमको याद रखनी है। एक तो कानपुर, एक प्रयागराज जिसका नाम बदल दिया है, प्रयागराज कर दिया है, यानी कि जो इसका नाम पहले इलाहाबाद था वो अब क्या है, प्रयागराज। और एक है वाराणसी। तो वाराणसी, तो ये हो गया एक कानपुर, ये हो गया प्रयागराज, और ये हो गया वाराणसी। उसके बाद बिहार में एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम क्या है, पटना। और पश्चिम बंगाल में इसके किनारे एक जगह है जिसका नाम क्या है, मुर्शिदाबाद। तो ये कुछ शहर है जिनका नाम हमें ध्यान रखना है। कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे ये सारे जो क्षेत्र है ये है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र हो गया कि कौन से राज्य से इसका बहाव क्षेत्र निकल रहा है, और ये बहाव क्षेत्र जो है किस प्रकार हमने रिप्रेजेंट किया इसका, ये हमने देखा। अब आगे बात करते हैं कि ये नदी का हमने बहाव क्षेत्र देख लिया। अब ये जो नदी है इसको बहने के बाद इनको किस किस नामों से जाना जाता है, और आगे चलकर ये जो नदी है ये किस में मिलती है वो भी हम देखते हैं। तो ये गंगा नदी हो गई। और ये जब गंगा नदी है ये आगे एक नदी में बट जाती है जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी, और एक नदी को बोलते हैं पद्मा नदी, और पद्मा नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहां पर अपन एक क्षेत्र मार्क करते हैं। ये हमने एक क्षेत्र मार्क किया जिसको हमने बोला बांग्लादेश। ये क्या है, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, क्योंकि ये आगे चल के बांग्लादेश में भी जाएगी। तो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, और यहाँ पर बना देते हैं हम भारत की सीमा। ये भारत की सीमा है इस तरह, क्योंकि नीचे फिर अंडमान निकोबार आ जाएगा। अगर मैं रफ में आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से इंडिया का जो नक्शा है, तो हम ये वाला क्षेत्र बना रहे हैं। ये इसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर बांग्लादेश। तो ये नदी इधर से आई और यहाँ पर आकर आगे निकलती है। तो ये वाला क्षेत्र हम बना रहे हैं जूम करके। तो इस क्षेत्र में हमें क्या ध्यान रखना है कि गंगा नदी आई, और जब गंगा नदी अगर बहती है तो गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जैसे ही इसने प्रवेश किया तो उसे पद्मा नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, तो पद्मा नदी। तो पद्मा कहा जा रहा है कहां पर, इसको बांग्लादेश में। जो जमुना नदी में मिलकर
एक नदी का निर्माण करती है जिसे हम बोलते हैं मेघना। क्या नाम देते हैं? मेघना। तो पद्मा नदी किस में मिल रही है? जमुना में। तो पद्मा नदी किस में मिल रही है? जमुना में। तो ये नदी कौन सी है? जमुना। ये नदी कौन सी है? जमुना। और फिर इसके बाद ये एक सिंगल नदी बन जाती है। पद्मा नदी जो है, ये जो पद्मा नदी है, ये जो पद्मा नदी है, ये किस में मिल रही है? जमुना में। और पद्मा नदी जमुना में मिलकर एक नदी का निर्माण करती है। उस नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? मेघना नदी। क्या कहा जाता है? मेघना नदी। तो ये बहुत ट्रिकी जगह है जहाँ पर एक ही नदी के दो नाम हो गए। गंगा नदी को ही पद्मा, फिर आगे चल के मेघना का नाम जोड़ा गया। अब ये जो जमुना नदी है ये कोई नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके उसके बाद आसाम में बहकर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है जमुना और गंगा का नाम है पद्मा। पद्मा और जमुना मिली तो उसके बाद मेघना नदी की जो शाखा है वो बनती है और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, मैंने शायद पहले अरब सागर बोल दिया क्या गलती से? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चली जाती है। ये कौन सा क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ये गिरती है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में। तो बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिरी और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद यहाँ पर इस नदी के द्वारा, अच्छा इस शाखा का नाम तो हमने लिखा नहीं, तो गंगा नदी, यहाँ इधर पद्मा, इधर जमुना, इधर ये जो नदी है इसको बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी। तो हुगली नदी है और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता। 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 तो हुगली नदी और इधर ये पद्मा जमुना मिलकर मेघना नदी, और इन दोनों क्षेत्र के बीच में जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है उसका निर्माण होता है। और वो जो निर्माण होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। तो ये जो क्षेत्र है जो कि ज़्यादातर तो बांग्लादेश में है और थोड़ा सा भारत में है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र का निर्माण हुआ जो जमुना नदी के बाद जो मेघना नदी बनी और इधर हुगली नदी जो है, इस क्षेत्र के बीच में डेल्टा क्षेत्र कौन सा? एक दलदली भूमि वाला क्षेत्र है जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और हुगली नदी पर कौन सा एक शहर बसा हुआ है? कौन सी एक सिटी बसी हुई है? कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल में जब गंगा की शाखा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये जो हुगली नदी है, ये हुगली नदी है, तो ये हुगली नदी जो है ये कौन सा क्षेत्र है? वेस्ट बंगाल वाला। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में बहती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। और हुगली नदी के बारे में एक और प्रचलित तथ्य है कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के रूप में इसको जाना जाता है। तो विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी की संज्ञा इसको क्यों दी गई? क्योंकि ये नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर बाढ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी ये है। और मेघना और हुगली नदी के बीच में जो स्थित डेल्टा है उसको सुंदरवन डेल्टा कहा हमने, जिसका अधिकांश भाग कहाँ है? बांग्लादेश में, और इसका कुछ भाग जो है वो भारत में भी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये। अब इसकी जो लंबाई है गंगा नदी की, क्योंकि हमने इसका जो उद्गम था गंगोत्री से, कहाँ से उद्गम था इसका? गंगोत्री से। तो गंगोत्री से उद्गम था और बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है? समागम है। तो उद्गम से लेकर इसके प्रवाह क्षेत्र के बाद इसके समागम तक
जो इसका जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो वो लंबाई है 2550 किलोमीटर। 2550 किलोमीटर मतलब 2550 किलोमीटर में जो 25-25 है, यानी कि 2525 किलोमीटर है, ये तो बहती है कहाँ पर? भारत में। ये तो कहाँ पर बहती है? भारत में। और हमने देखा कि इसका कुछ भाग किसमें जा रहा है? बांग्लादेश में जा रहा है। तो 25-25 के बाद कितना किलोमीटर बचा? 25 किलोमीटर। तो ये कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में। ये कहाँ बहती है? बांग्लादेश में। तो इस तरह से कुल लंबाई है 2550 किलोमीटर, जो 2525 किलोमीटर भारत में है और 25 किलोमीटर कहाँ है? बांग्लादेश। तो ये हमने बात करी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो है इस नदी पर एक बांध है, फरक्का बांध। तो बांधों को हम एक साथ ही देख लेते हैं, दो महत्वपूर्ण बांध की हम चर्चा करेंगे। तो इसको देखते हैं, एक बार फिर से इसका मैप ड्रॉ करते हैं। हमने जैसा कि बात करी थी, भागीरथी नदी आती है और भागीरथी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है और अलकनंदा में जो जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग के बाद इसको गंगा कहा जाता है। और उसके बाद ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई आगे बढ़ती है। और उसके बाद ये आगे दो शाखाओं में टूटती है, एक तो हुगली नदी और उसके बाद इसको इधर बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यही गणित थी अब की कि हुगली नदी हो गई और एक पद्मा नदी हो गई। अब अपन बांध देखने वाले हैं इस पे कि कौन कौन से बांध इंपॉर्टेंट है। तो एक बांध तो है यहाँ पर, ये हो गया एक बांध। कौन सा बांध है, क्या नाम है इसका, उसके हम देखते हैं। तो यहाँ पर देवप्रयाग जो बना था, तो ऊपर से नदी आई थी अलकनंदा नदी। ये कौन सी नदी थी? अलकनंदा नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर से आई थी भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जो कि गंगा के सहायक नदी है, मतलब गंगा का निर्माण भागीरथी से ही हो रहा है। तो इस जो बांध को है गंगा पर ही बना हुआ मानते हैं। तो ये जो बांध है इसका जो नाम है वो क्या है, हमें ध्यान रखना है। इसका नाम है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो बना हुआ है, ये एक और सहायक नदी भागीरथी में आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना। कौन सी नदी है? भिलांगना नदी। भिलांगना। तो भिलांगना नदी आकर किस में मिल रही है? भागीरथी में। और वहीं पर कौन से बांध का निर्माण है? टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। और टिहरी बांध इतना महत्वपूर्ण बांध क्यों है? टिहरी बांध इसलिए महत्वपूर्ण बांध है कि ये जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, यानी कि 260.5 मीटर ऊंचा है। 260.5 मीटर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो हालांकि जो ये जो बांध है इस पर कुछ पर्यावरण के विरोध में भी कुछ चर्चाएं चली थी, जिनका एक पर्यावरणविद का नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इस बांध को जो है पर्यावरण क्षेत्र के लिए सही नहीं मानते थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। तो वो हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो एक पर्यावरणविद है, उन्होंने कौन से बांध को विवादित माना है? पर्यावरण के हिसाब से विवादित माना है, तो वो है टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। तो टिहरी बांध जो अगर परियोजना जब पूरी हो जाएगी ये, तो अभी तक तो इसका काम प्रोसेस में ही रहता है, क्योंकि कुछ कुछ नई यूनिट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बनती रहती है। तो वो जो उसके बाद जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ये शामिल हो जाएगा। अभी पूरी भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूरी नहीं है ये, पर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो टिहरी बांध हमें तो बस इतना ध्यान रखना है एज पर द अपनी ज्योग्राफी कि भिलांगना नदी और भागीरथी नदी का जो संगम है वहां पर एक बहुत बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का, टिहरी बांध। ठीक है। और
ये बांध कहाँ है, कौन सी जगह पर है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड क्षेत्र है पूरा, तो उत्तराखंड में इस नदी पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध। वैसे ही हमें एक और बांध ध्यान रखना है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में जो बांध है उसका नाम है फरक्का बांध, फरक्का बांध। और फरक्का बांध क्या है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है। और ये बांध जो है भारत व बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादास्पद है, के मध्य विवाद है। विवाद क्यों है, क्योंकि अगर ये बांध पूरा पानी रोक लेगा तो बांग्लादेश में पानी नहीं जा पाएगा। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के भी विवाद है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों पर जो परियोजनाएं बनी हुई है, वैसे ही इस पानी का, क्योंकि बांध बनाया है तो बांध का पानी का स्टोरेज करके वहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या कुछ चीजें बनेगी, पर उससे क्या है, पानी का अवरोध होगा, और पानी का अवरोध होगा तो आगे के क्षेत्र में नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने बात करी कि आगे कौन सा क्षेत्र है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी ये नदी जा रही है, तो इसलिए ये चीजें क्या है, विवादित है। हालांकि पूर्ण रूप से इसका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है, पर ये चीजें विवादित ही है। तो ये जो बांध है, दो बांध हमें ध्यान रखने हैं, कौन सी नदी पर, गंगा नदी क्षेत्र पर, कि कौन कौन से बांध है। अब अन्य तथ्यों की बात करें इस नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी पर एक परियोजना अभी लेटेस्ट चलाई गई थी। गंगा नदी के तथ्यों की बात करें अगर, तो एक परियोजना चलाई गई थी, नमामि गंगे परियोजना। क्या नाम है, नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना। और काफी युद्ध स्तर पर यह परियोजना चलाई गई थी गंगा नदी की सफाई करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए। तो 2015 से 2020 तक ये चली, 2015 से 2020 तक ये चली, और लगभग इसकी जो लागत है वो 20,000 करोड़ रुपए आई, 20,000 करोड़ रुपए लागत की ये परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना, यानी गंगा को साफ करना, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा के संरक्षण के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। और 2009 में जो है गंगा डॉल्फिन को, 2009 में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन का नाम है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा भी दिया जा चुका है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था, 2009 में। वहीं जो है 2008 या 2009 में जो नदी है गंगा नदी, इस गंगा नदी को भी एक दर्जा दिया गया था। वो हमें ध्यान रखना है कि इसको किस नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। कौन सी नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी किसको दिया गया है, गंगा नदी को। तो नमामि गंगे परियोजना किस पर है, गंगा नदी पर है। कितने हजार करोड़ की लागत लगभग इसमें लगी है, 20,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी है। और 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, एक तो होता है जलीय जीव, एक है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो किसी जलीय जीव को संरक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं। जलीय जीव ही नहीं, कुछ भी हो, जैसे बाघ जो है बाघों की कमी राजस्थान क्या इंडिया में जब आई बाघों की कमी, तो पूरे भारत में जब बाघों की कमी आई तो उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया, तो वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। जो भी राष्ट्रीय महत्व का जिसको घोषित करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, क्योंकि या तो उसका वो खत्म होने की कगार पर है वो प्रजाति, या फिर वो विलुप्त हो चुकी है, या फिर उस पर कोई संकट है पर्यावरण की वजह, तो इसलिए उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है। जैसे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी क्यों बनाया गया है, क्योंकि गंगा में काफी ज्यादा प्रदूषण बन रहा था, तो उसके संरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए उसको राष्ट्रीय नदी बना दिया। जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया गया। तो ये कुछ तथ्य है जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों की, और जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां, तो जैसे ये गंगा नदी है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं
जो इसमें आकर मिलने वाली है, तो दो तरह की नदियां हम देखेंगे। एक तो बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदी, और बाईं तरफ कैसे मानेंगे कि जिधर गंगा बह रही है, इधर गंगा बह रही है तो इधर मुंह करके खड़े हो जाओ, तो जैसे ही मुंह इधर करके खड़े हो जाओगे तो बाईं तरफ ये वाला आ जाएगा, बाईं तरफ, और इधर वाला आ जाएगा दाईं तरफ। तो बाईं तरफ से जो इसमें आकर मिलती है नदियां, उन नदियों के नाम हमको ध्यान रखने हैं। एक तो है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, एक गोमती नदी, गोमती नदी, एक का नाम है घाघरा, एक का नाम है गंडक, एक का नाम है कोशी, एक है महानंदा। तो ये नदियां महत्वपूर्ण है जो बाईं ओर से इसमें आकर मिलती है। कुछ नदियां दाईं ओर से आकर मिलती है, जिसमें 3 नदियां महत्वपूर्ण है। एक तो यमुना, एक है सोन, एक है दामोदर। ठीक है, याद रखने की ट्रिक भी है इसकी, बहुत फेमस ट्रिक है। इसको यमुना को YA लिखो, सोन को SO लिखो, दामोदर को DA लिखो, यानी कि यशोदा, यशोदा। तो यशोदा नाम से दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम हम याद कर सकते हैं। जो रामगंगा नदी है जो इसमें आकर मिलती है, वो उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा जिला है वहां से आकर उत्तर प्रदेश में इस नदी में आकर मिलती है। और रामगंगा की खास बात ये है, इस नदी की जो खास बात है वो है कि ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। तो ये दाईं ओर से आकर मिल रही है। तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ये बहती है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, में से प्रवाहित होती है। तो रामगंगा नदी कहां पर आकर मिल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है, यूपी वाले क्षेत्र में ये आकर मिलती है। और हालांकि आती तो उत्तराखंड से है, कुमाऊं हिमालय से निकलती है, और अल्मोड़ा जिला यहाँ पे यूके मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आकर ये मिलती है और उत्तर प्रदेश में आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, उसी तरह गोमती जो नदी है, गोमती नदी का भी हम कुछ तथ्य ध्यान रख लेते हैं कि गोमती नदी जो है, ये जो नदी है ये भी उत्तर प्रदेश में है और यूपी में ही इसका प्रवाह होता है। और इस नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है लखनऊ। तो जो लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो गोमत ताल जो है उत्तर प्रदेश में, फुल्लर झील भी है वहां से निकल कर ये गंगा नदी में आकर मिलती है। तो गोमती नदी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, एक तो तथ्य याद रखना है कि बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है किसमें, गंगा में, और इस नदी के किनारे एक शहर स्थित है जो है लखनऊ। उसके बाद घाघरा नदी, हालांकि ये तिब्बत जो क्षेत्र है वहां से आती है, और उसके बाद नेपाल में बहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, और उसके बाद बिहार में बहते हुए गंगा में मिलती है। तो बिहार में आकर गंगा में मिलती है। और जो है जो सरयू नदी है अयोध्या जहाँ पर स्थित है, वो इसकी सहायक नदी भी है। तो घाघरा नदी कहाँ पर हम आकर मिल रही है, बिहार में। तो बिहार में आकर ये इसमें मिल जाती है। जो कोशी नदी है वो एवरेस्ट से निकलती है और बिहार में पटना के पास ये गंगा में मिलती है। तो ये भी, इसको कोशी को भी ध्यान रखना है। तो कोशी जो नदी है ये भी इसमें आकर मिल रही है। अच्छा, कोशी नदी की एक और बात है कि इसको जो है नेपाल में सप्त कोशी कहा जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से निकलेगी, और माउंट एवरेस्ट से जब निकलेगी तो वहां पर नेपाल वाले क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट है, तो वहां के बाद ये बिहार में पटना के पास आके, तो ये दोनों कहां पर आके मिल रही है, बिहार में, बिहार में आके मिल रही है। उसके बाद जो आगे कौन सी नदी है, गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में भी हम देखें तो ये भी नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में गंगा ने, कहाँ है गंडक नदी, ये रही, ये तो छूटी गई। तो गंगा नदी में मिलने वाली, ये भी बिहार में आकर मिलती है गंडक नदी। और महानंदा नदी जो है वो बंगाल और बिहार राज्यों में बहते हुए ये भी बांग्लादेश में जो है ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से आती है महानंदा नदी। तो ये जो नदियां हैं इनके बारे में बस विशेषता ये ध्यान रखनी है कि इनके बारे में ऐसे नहीं पूछेगा कि कहाँ से निकले काम, बस एक तो ये ध्यान रखना है कि बाई नदी से गंगा में मिलने वाली है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट से निकलती है,
गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें हमने यमुना, सोन और दामोदर, ये जो तीनों नदियां हैं ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यमुना नदी। तो यमुना नदी, जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, वैसे यमुना नदी जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ नामक स्थान से निकलती है। तो बंदर पूंछ नामक स्थान से निकलती है, तो ये इसका जो उद्गम है, उद्गम इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो उद्गम है वो है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदर पूंछ, बंदर की पूंछ, बंदर पूंछ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रयागराज जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है वहां पर आकर ये गंगा में मिलती है। तो ये आई, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में आकर जो यमुना नदी है इसमें आकर मिल जाती है। तो ये जो दोनों नदियों के जो संगम है, यहाँ पर कुंभ का भी आयोजन होता है। तो यमुना नदी और गंगा नदी, यह जो नदियाँ जो मिलती है प्रयागराज में, यहाँ पर कुंभ का भी आयोजन होता है। और इसके अलावा भारत में 3 और जगह है जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, कि एक तो हरिद्वार है, जहाँ पे हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में जो गोदावरी नदी है, और उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, वहाँ पर भी 3 और स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। और जो महाकुंभ का आयोजन की बात करें तो महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ जो है, कुंभ और महाकुंभ में अंतर है, कुंभ और महाकुंभ अलग अलग चीज है। तो महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। और जो कुंभ है वो 4 स्थानों में ध्यान रखना है। एक तो यही हो गया प्रयागराज, यमुना और गंगा का जो मिलन वाला जगह है, संगम वाला, वही। उसके बाद हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। उज्जैन में तो शिप्रा नदी है, नासिक में गोदावरी और हरिद्वार में गंगा। और उज्जैन में जो महाकुंभ है उसको सिंह कुंभ कहा जाता है। जब उज्जैन में महाकुंभ होता है, उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो उज्जैन जगह है, तो उज्जैन में जो कुंभ, महाकुंभ का आयोजन होता है उसको सिंह कुंभ कहा जाता है। सिंह कुंभ, सिंह यानी शेर। तो ये कुछ तथ्य जो हमें ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी यमुना नदी की कहां से निकली, बंदरपूछ नामक स्थान में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज वाले स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। और इसका पहाड़ क्षेत्र की बात करें तो कहां से निकली, उत्तराखंड से। तो एक उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा में ये बहती है, हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश में आकर किसमें मिल गई, गंगा में। तो 1 2 3 4 5 राज्य जो है, 5 राज्यों में बहती है यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसके नदी, और इस नदी शहर के किनारे पे बहुत सारे शहर भी स्थित है। जैसे एक तो यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली इसके किनारे। एक है यमुना नगर, नाम से ही पता चल रहा है, हालांकि हरियाणा में है ये। फिर नोएडा, नोएडा, आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सब जो महत्वपूर्ण जगह है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यमुना की भी सहायक नदियां हैं, इसकी भी सहायक नदियां हैं। इसकी जो सहायक नदी है वो है चंबल, केन, बेतवा। ये 3 नाम हमें ध्यान रखने कि चंबल, केन, बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल, केन, बेतवा। तो ये है जो हमें चीजें ध्यान रखनी है कि यमुना नदी के बारे में हमने देखी। तो सबसे लंबी सहायक नदी भारत की भी यमुना है। गंगा की सबसे लंबी भी कौन सी है, यमुना है। कौन कौन से राज्यों में बहती है, कहाँ से उद्गम है, और कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिल रही है इसमें, यानी कि इसकी सहायक नदियां। अब बात करते हैं सोन नदी की, कि सोन नदी के बारे में हम देखें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में गंगा में आकर मिलती है। तो अमरकंटक से तो निकलना है इसका, अमरकंटक, और अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहां से इसका बहाव क्षेत्र है बिहार तक। तो बिहार में आकर ये गंगा में मिल जाएगी, मतलब बिहार में आकर ये गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी जो नदी है ये भी किधर से है, दाईं ओर से है।
और उसके बाद जो है ये जो नदी है अगली वाली, उसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में है और ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में मिलती है। हालांकि उस टाइम इसका नाम हुगली नदी रहता है, तो पश्चिम बंगाल में इसका नाम हुगली नदी रहता है, तो वहाँ पर ये जाके मिलती है दामोदर नदी। तो झारखंड के कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर का जो पठार है, जो खनिज हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से पश्चिम बंगाल, तो ये नदी किस में मिल जाती है? गंगा में आकर मिल जाती है। और इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के क्षेत्र यहाँ पर बनते हैं और इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना भी है, जो दोनों राज्यों को संयुक्त परियोजना है। और भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण यूएसए की टेनेसी नदी परियोजना की तर्ज पे हुआ, वो यही परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी पर दामोदर घाटी जो परियोजना है पश्चिम बंगाल में, उसका जो निर्माण है वो किसकी तर्ज पर हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, उसकी तर्ज पर हुआ। यानी उससे प्रेरणा लेकर हमने भारत में इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो दामोदर जो नदी है, जिसको हमने क्या बोला? बंगाल का शोक बोला, यानी कि बंगाल में जो बाढ़ की स्थिति है वो इसी नदी के कारण है। कहाँ से निकली? छोटा नागपुर पठार से ये निकली है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दामोदर नदी, क्योंकि इसके तथ्य महत्वपूर्ण हैं। दामोदर नदी, और ऊपर किस में मिल रही है? ये हुगली नदी में आकर ये मिलती है, जिसका पहले नाम क्या है? गंगा। ठीक है। और ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना है। और इस नदी पर जो दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका जो निर्माण है वो यूएसए की टेनेसी नदी, कौन सी नदी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है की तर्ज पर किया गया। ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसका जो उद्गम है वो हमने बात करी थी। कहां से उद्गम है इसका? इसका जो उद्गम है वो झारखंड पे जो भारत का रूढ़ क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, तो वहां से इसका उद्गम है। और कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहां पर मिल रही है? हुगली नदी में आकर ये मिल रही है। और इस नदी को एक और नाम दिया गया, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। तो ये नदियां हैं जो हमने देखी कि गंगा की सहायक नदियां, गंगा का बहाव क्षेत्र, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर है, कौन कौन से बांध इस पर बनाए गए हैं। और मैंने एक लाइन शायद यहाँ पर गलत बोल दी थी कि ये जो क्षेत्र है वो जल्दबाजी में मैं इसको शायद अरब सागर बोल गया था। तो इसको ध्यान रखना कि ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। सबको पता है बंगाल की खाड़ी है, वो कभी कभी बोलते टाइम स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन पढ़ाते हैं इसमें अंतर यही है। जब उस टाइम स्टूडेंट सामने होते हैं तो उस टाइम अपन चीज़ों को अच्छे से समझा पाते हैं, पर यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो ये गंगा नदी के बारे में हमने बात करी। अब अगला, जैसे हमने पहले बात करी थी सिंधु नदी और उसका बेसिन क्षेत्र कौन कौन सा था, और 5 नदियां जो उसमें मिलके आखिर मिलती है पंचनद। इससे जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने सिंधु नदी को पूरा कवर किया था, तो हमारा जो पूरा सर है इंडिया का वो कवर हो गया था। अब हमने मैदानी क्षेत्र कवर कर लिया गंगा और उसकी सहायक नदियों का। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है जो रेन
रेम्प नदी जिसको भी कहा जाता है, रेम्प घाटी में जो बहती है उसके बारे में, ब्रह्मपुत्र और उसका सहायक नदियाँ सब देख लेंगे, और उस पर नेशनल वाटरवेज भी है, उसकी भी हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। और उसके बाद हमें प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों को लेके, नदियों वाला जो पूरा टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।